हेलो दोस्तों, पिछली बार हमने बिलियन से चैप्टर से ही आपको पढ़ाया था कि बिलियन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि बिलियन जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, जैसे कि द्रव ठोस का बिलियन, द्रव द्रव का बिलियन, द्रव गैस का बिलियन, गैस गैस का बिलियन। तो इस प्रकार से आपको 9 जो हमने जो सोल्यूशन है वो हमने आपको समझाए थे। तो उसी की श्रृंखला में आज हमारा है बिलियन के चैप्टर से ही है परासरण। क्या है? परासरण। ठीक है ना? क्या होता है परासरण? पहले आपको हम समझाते हैं इस परिभाषा के माध्यम से, फिर आपको समझाते हैं अलग से। क्या है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर एक शुद्ध विलायक से विलयन में, अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह परासरण कहलाता है। कहने का आशय है जो परासरण होता है उसे हम लोग ऑस्मोसिस भी कहते हैं। क्या है इसमें? इसमें कह रहा है क्या है कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, इधर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है ना? ये डायग्राम है, यह शो किया गया है किस प्रकार से जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। ठीक है ना? देखो क्या इसमें, यहां एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को रखा गया है। वैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं प्राकृतिक, जैसे कि कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है ना? और दूसरी होती कृत्रिम, अर्थात कहने का आशय यह है कि जैसे कापर फेरोसाइनाइड की, क्या है ये? सेलोफेन। क्या है ये? कृत्रिम झिल्ली है मेम्ब्रेन की, ठीक है ना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? तो यहां जो झिल्ली रखी गई है वो कृत्रिम है। कैसी है? ये मानव निर्मित सेमी परमिएबल अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली है। यहां इसमें शो किया गया है कि इधर जो भरा हुआ विलयन कैसा है हमारा, ये है हमारा शुद्ध विलायक, अर्थात मान लो जल भरा है, जल के सिवा इसमें कोई भी कण, अन्य जो विलेय कण है वो मौजूद नहीं है। यानी अर्थात यह है कि शुद्ध विलायक है, ठीक है ना? केवल जल। इधर जो है अब क्या हुआ है कि इधर इधर भी जो पहले भरा था एक जो सांद्र विलयन, कहने का आशय आप चीनी का घोल भर दीजिए, है ना? अर्थात जो विलायक आपने लिया है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो तो तनु होता है, विलायक है, ठीक है ना? और इधर जो कैसा कंसंट्रेट जो विलयन है वो रहेगा। तो क्या होगा इसमें? आशय क्या रहता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जो एक तनु विलयन है, क्या है? एक तनु विलयन कहां जाएगा? एक सांद्र विलयन की ओर गति करेगा। किसके थ्रू करेगा? ये करेगा अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। समझ पा रहे हो? कहने का आशय है कि यदि हम परासरण को समझाएं तो हम यह कह सकते हैं कि एक तनु विलयन का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह कहां जाएगा? सांद्र की ओर गमन करेगा। किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। उसे हम लोग कहेंगे परासरण। समझ गए? या यूं कह सकते हैं कि जो कम सांद्रित जो विलयन है ना, वो कहां जा रहा है? ज्यादा सांद्रित विलयन की ओर गति कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे परासरण या ऑस्मोसिस। ठीक है ना? परासरण की जो घटनाएं हैं हम वो अपने जीवन में भी, अपने जो दैनिक जीवन, जो दैनिक कार्य, उनमें भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि यदि आपको चेक करना है कि परासरण कैसे होता है तो आप सब लोग करते ही होंगे। जैसे कि चना आप शाम को भिगो दें, ठीक है ना? सुबह तक आप देखेंगे कि चना जो है वो फूल गया है। क्यों होता है ऐसा? ये होता है परासरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप।
जो ऑस्मोसिस होता है उसके द्वारा ही जो जल है, देखो चना क्या है, एक कंसंट्रेट मीडियम है, एक सांद्र मीडियम है, और पानी क्या है, तनु मीडियम है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, पानी कहां जाएगा, पानी जा रहा है चने के भीतर, और किसके द्वारा जा रहा है, चने के ऊपर जो कवच स्थित होता है, यानी कि बीज चोल, ठीक है ना, और उसके उसमें क्या होता है, उसमें होता है अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो कोशिकाओं में निर्मित रहती है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा जो पानी है वो चने में जाता रहता है और चना फूल जाता है। क्या है ये हमारा ऑस्मोसिस है, ये हमारा परासरण है, ठीक है ना। ऐसे आप किशमिश को भिगो दें, ठीक है ना, शाम को भिगो दें और सुबह आप देखते हैं किशमिश फूल गई है। क्या है ये, यह परासरण है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि किशमिश में क्या भरा है, किशमिश में एक सांद्र विलयन जो है वो भरा हुआ है, ठीक है ना। पानी कैसा होता, तनु होता है, और पानी कहां जाएगा, वो जाए किशमिश के भीतर, किशमिश फूल जाएगी। तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेकानेक जो उदाहरण हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब वैज्ञानिक तरीका क्या है, जैसे कि यदि हमें परागण प्रक्रिया को देखना है तो हमें क्या करना है, हमें 2 अंडों को लेना है, क्या करना है, 2 अंडों को ले लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ऊपर अंडे के ऊपर जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, पहले तो उसे हल्का सा आप बफा लें, ठीक है ना। तो जो अंदर जो कंसंट्रेट मीडियम रहेगा वो आपका वो थोड़ा सा और हल्का सा ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हल्का सा आप हीट कर लेंगे, उससे आप हल्का सा पानी में उबाल लेंगे। अब क्या करेंगे आप, अब जो उसके ऊपर CaCO3 का जो कवच होता है अंडे के ऊपर, अब अंडों को क्या करें, आप HCl में डिप कर दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो HCl क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, वो अंडे का जो बाहरी कवच है उसको वो गला देगा, ठीक है ना। अब कवच के भीतर आप लोगों जब अंडा आप ये खाते हैं या आपने चेक किया होगा, जो अंडा होता है उसके ऊपर जो सफेद आवरण होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके नीचे झिल्ली होती महीन सी, ध्यान देना आपकी, वो हमारे क्या है, वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। अब क्या है कि अब आपने क्या किया है कि कैल्शियम कार्बन अर्थात जो कवच है अंडे का वो आपने HCl में रखकर अलग कर लिया है। अब क्या करिए आप, अब आप 2 जो विलयन हैं उनको तैयार करिए, एक एक बनाइए नमक का विलयन और एक बनाइए आप केवल आसुत जल, ठीक है ना। एक अंडे क्या करेंगे आप, एक अंडे को रखिए आसुत जल में, आसुत जल में, और एक अंडे को कहां रखिए आप, नमक के विलयन में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो नमक के विलयन में रखा हुआ जो अंडा है वो क्या करेगा, वो सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडे के भीतर जो कंसंट्रेशन मीडियम में भरा हुआ विलयन है वो क्या है, नमक की अपेक्षा में कम सांद्रित है। तो कहां जाएगा, उल्टा प्रोसेस हो जाएगी, अंडे से जो पानी है वो कहां जाएगा, वो आ जाएगा नमक के विलयन में और अंडा सिकुड़ जाएगा। दूसरी ओर क्या है, दूसरी ओर अंडा हमने कहां रखा, हमें रखा है आसुत जल में, कहां रखा है, आसुत जल में रखा है, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर में। अब क्या करेगा, अंडे में क्या है, एक सांद्र विलयन भरा हुआ है, और वो आसुत जल कैसा है हमारा, वो तनु है बिल्कुल, तो पानी कहां जाएगा, वो आसुत जल से पानी कहां चला जाएगा, वो अंडे में प्रवेश कर जाएगा विधिना अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है ना। तो अंडा फूल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपने प्रैक्टिकली के माध्यम से, अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी से, अपने दैनिक कार्यों से हम सीख सकते हैं कि परासरण क्या होता है। पुनः आपको बताते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक तन विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। हम यूं कह सकते हैं कि एक कम सांद्रित विलयन क्या करेगा, वो ज्यादा सांद्रित विलयन की ओर गति करेगा, ठीक है ना। क्या है, अब यहां आप देख रहे होंगे क्या है, यहां तो तनु विलयन भरा हुआ है, ठीक है ना, और यहीं से जो मूवमेंट जो हो रहा क्या है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कहने का आशय है कि स्वतः प्रवर्तित प्रवाह किसका हो रहा है, विलायक का हो रहा है।
और जो विलय के कण कहाँ जा रहे हैं, ये जो जो ज्यादा सांद्रित अवस्था है उसमें जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देख रहे होंगे ये लिखा है डाइल्यूट सोल्यूशन अर्थात तनु विलयन, ये लिखा है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अर्थात सांद्रित विलयन। तो प्रवाह कहाँ हो रहा है, प्रवाह हो रहा है कम सांद्र से या अर्थात विलायक से कहाँ हो रहा है, ज्यादा जो सांद्रण है उसमें प्रवाह लगातार हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं कैसे कि देखो यहां इतना ही स्पेस है अर्थात क्या हो रहा है, यहां का पानी कम हो रहा है, कहां जा रहा है, ये पानी जा रहा है जहां सांद्र है विलयन वहां पानी जा रहा है। देखो क्या लिखा है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन राइजेस ड्यू टू नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। कहने का आशय है कि स्वतः प्रवर्तित प्रवाह के कारण जो सांद्र विलयन है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो तन विलयन है वहां से कहां जा रहा है पानी, वो जा रहा है सांद्र विलयन की ओर। ठीक है ना। ऐसे ही यदि हम प्रयोग करना चाहें इसी का परासरण का, तो हम आप सबके घरों में जो आलू होता है वो मौजूद रहता है। ठीक है ना। क्योंकि भारत में जो है आलू ही सब्जियों का राजा माना जाता है। जहां भी देखेंगे आप हर प्रत्येक घर में आलू अवश्य ही मिल जाएगा अर्थात। ठीक है ना। तो इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है इसका, है सोलेनम ट्यूबरोसम नाम होता है आलू का। ठीक है ना। हिंदी में आलू कहते हैं, इंग्लिश में पोटैटो, और साइंस में कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस होता है वो किस प्रकार से गति करता है। आप क्या करिएगा, आप एक आलू लीजिएगा। ठीक है ना। यहां पर इसे हम साफ कर दें फिर बताते हैं आपको। आपने मान लिया है एक आप आलू लीजिए बड़ा सा। ठीक है ना। और उसे आप निचले हिस्से से चाकू से काट दीजिए, ऐसे चपटा हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप उसे नीचे से काट कर उसे चपटा कर दीजिए। ठीक है ना। और जो ऊपरी जो गुहा है उसे आप चाकू से उसके ऊपर से हिस्से से उसे आप साफ करना शुरू कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है ना। और ये अंदर का जितना मटेरियल है ये अर्थात जो उसकी भित्तियां हैं वो ज्यादा मोटी ना रहे, ये भी ज्यादा भित्ती मोटी ना रहे। ठीक है ना। अब क्या करना है, आपकी जो अंदर की जो गुहा है इसका जितना भी मटेरियल है ना, उसका जो पदार्थ मटेरियल जो है आलू का, वो आप यहां से साफ कर दीजिए इस प्रकार से, इतना इतना लगभग में। तो इस प्रकार से जो है बच जाएगा हमारे पास आलू। ठीक है ना। क्या करना आपको है, या ध्यान रखना कि इसकी जो भित्तियां हैं, जिसकी दीवारें हैं, ज्यादा मोटी ना रहे। ठीक है ना। आप क्या करिए, इसे आप इसमें आप जो कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन है अर्थात चीनी का जो सांद्र विलयन है उसमें आप भर दीजिए। चीनी का जो गाढ़ा विलयन है उसमें आप भर दीजिए इसमें। ठीक है ना। तो इसमें आपने भर दिया है चीनी का गाढ़ा घोल। इसको आप एक पात्र में रखिए और उसमें जो है उसमें आप पानी जो है वो भर दीजिए आप, अर्थात तनु विलयन को भर दीजिए। ये प्रयोग आप अपने घरों में कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। इससे आप समझ पाएंगे कि जो ऑस्मोसिस है वो किस प्रकार संपन्न होता है। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा ये जो इसकी जो खुली हुई गुहा है ना, इसके ऊपर पानी ना जाए, नहीं तो पानी फिर यहां से आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, इतना रखना है कि जो इसकी गुहा है जहां तक खुली है वहां से पानी नीचे ही रहे। ठीक है ना। अब इतना ध्यान रखना है कि हमें एक आलपिल ले लेनी है। ठीक है ना, क्या लेनी है, आलपिल। और जहां तक हमने इसको जो थोड़ा सा रखिए, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा रखिए, ज्यादा मत भरिएगा। ठीक है। तो मान लिया आपने इतना भरा है,
ये भरा है अपने गाढ़ा विलयन, ठीक है ना। यहां आप एक आलपिन लगा दीजिए, यहां आप एक आलपिन लगा दीजिए। इससे ये याद रहेगा कि हमने जो गाढ़ा विलयन है वो हमने कितना भरा था, ठीक है ना। अब इसमें जो हमने भरा है तनु विलयन अर्थात पानी भरा है, इसमें आप जो इयोसिन है अर्थात जो स्याही है, लाल स्याही, आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। क्यों डालेंगे बताएंगे अभी हम। अब आपने इयोसिन डाल दिया है, लाल स्याही आपने यहाँ पे डाल दी है। अब पूरा पानी जो है रंगीन हो गया है। अब देखिए क्या है कि जो आलू की जो भित्तियां हैं कोश के अंदर में क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है प्राकृतिक रूप से अर्ध पारगम्य झिल्ली अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जो पानी है वो लगातार इस सांद्र विलयन जो गाढ़ा विलयन है इसकी ओर गमन करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। लगातार पानी जाना प्रारंभ कर देगा। आप देखेंगे कि पूरा जो विलयन, आप कैसे पहचानेंगे कि ये बता रहे हैं आपको लाल स्याही काम क्या है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जो पूरा है ना ये गाढ़ा विलयन जो भरा हुआ आपने चीनी का घोल है वो कैसा हो गया है, वो लाल हो गया है। तो हम जान जाएंगे कि यहाँ का जो पानी है अर्थात तनु विलयन है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है गाढ़े विलयन में। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑस्मोसिस। क्या हो रहा है, ये परासरण हो रहा है, ठीक है ना। अर्थात ये आप देखेंगे कि इसका जो स्तर हमने इतना गाढ़ा भरा था विलयन, तो कहा ये यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो हम जान जाएंगे कि परासरण की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है, और ठीक है ना, और हो रही है। और पूरा जो विलयन कैसा हो जाएगा, वो लाल विलयन हो जाएगा, और इसका स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप जो है पूरा डायग्राम देख लीजिए, उसका चाहे तो कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, फिर आपको बताते हैं। रुक जाओ सर, बीच में देख लिया आपने, ठीक है ना। तो करना क्या आपको है, एक बार पुनः आपको रिवाइज कराते हैं क्या होता है परासरण। अर्थात एक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवर्तित प्रवाह परासरण कहलाता है। और शुद्ध देसी भाषा में समझाएं कि एक पतला सा पानी, बिल्कुल है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन अर्थात पानी में कुछ भी मिला हुआ नहीं है, वो तनु कहलाएगा। और आप चीनी का घोल ले लें, वो होता है गाढ़ा विलयन। और इन दोनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग कर दीजिए, तो पानी कहां जाएगा, पानी जाएगा चीनी वाले घोल में। पानी कहां जाएगा, गाढ़े वाले घोल में। इसे हम लोग कहेंगे परासरण की प्रोसेस, इसे कहेंगे परासरण। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो आपके जो केमिस्ट्री है वो क्लासेस हम आपको पढ़ाते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।